नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रायद्वीपीय पठार, द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम बात करें भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, तो गंगा व यमुना के दक्षिण उभरता हुआ विशाल भूखंड भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है, जिसका आकार मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। इसका आधार गंगा की घाटी तथा शीर्ष सुदूर दक्षिण कन्याकुमारी में स्थित है। वास्तव में जो ये प्रायद्वीपीय पठार है, इसे प्रायद्वीप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये त्रिभुजाकार रूप में जो ये क्षेत्र है, ये तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। वास्तव में इसके पश्चिम की ओर अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो प्रायद्वीप कहलाता है, और ये पठारी भाग होने के कारण से भारतीय प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। इस पठार का जो निर्माण है, दक्कन लावा का पठार एक लावा पठार है जो ज्वालामुखी उद्गार की अंतिम चरण में निस्तृत लावा के फैलने से हुआ है। जो वास्तव में जो क्रिटिशियस काल में लावा का प्रभाव हुआ था, उससे ही इस पठार का निर्माण हुआ है। यह प्राचीन गोंडवाना प्लेट का हिस्सा जो कालांतर में अलग होकर वर्तमान रूप में प्राप्त हुआ है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्राचीन समय में कार्बोनिफेरस काल में गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था। वहाँ से पृथक होकर जब ये पेंजिया का विभाजन हुआ तो ये भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के रूप में स्थापित हुआ। अगर हम मानचित्र में देखें तो जो प्रायद्वीपीय पठार जो हरे रंग से एरिया जो डिमार्क है, जिसके दक्षिण में अगर हम दोनों तरफ देख रहे हैं, ये तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, उत्तर में विशाल मैदान इसको घेरे हुए हैं। तो ये प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताओं के बारे में बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो सामान्यतः अगर हम देखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि, पश्चिम से पूर्व की ओर ही प्रवाहित होती हैं। इसी प्रायद्वीपीय पठार पर गोंडवाना काल की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, जिसमें भारत का 98% कोयला निकाला जाता है। तो भारत में जो कोयला है वो गोंडवाना काल का ही कोयला है, और प्रायद्वीपीय पठार की जो चट्टान है वहीं से प्राप्त होता है। प्रायद्वीपीय पठार पर अनावर्तीकरण के आधार चट्टानें दिखाई देने लगी। जो प्रायद्वीपीय पठार है उस पर लावा का प्रभाव हो गया था, लेकिन अनाच्छादन की प्रक्रिया या अनावर्तीकरण की प्रक्रिया के कारण से नीचे की जो चट्टानें हैं, वो आधार जो चट्टानें हैं वो दिखाई देने लग गई हैं। इस प्रदेश की चट्टानें आर्कियन व पूर्व कैम्ब्रियन युग में बनी थी। इनमें ग्रेनाइट व नीच चट्टानें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है वहाँ पे ग्रेनाइट व नीच चट्टानें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय पठार भूगर्भ में लंबवत हलचलों से बना है, जिससे इस प्रदेश में अनेक भ्रंश पाए जाते हैं। हम सब जानते हैं भारत में जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, ये मुख्य रूप से भ्रंश घाटी में बहती हैं। ये नदी डेल्टा नहीं बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो नर्मदा, ताप्ती, महानदी, दामोदर घाटी भ्रंश घाटियों के ही श्रेष्ठ उदाहरण हैं। अगर हम बात करें भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार है, उस पठार वो अगर हम अध्ययन की दृष्टि से देखें तो दो भागों में बांटते हैं, एक तो पठारी भाग और एक पर्वत श्रेणी। तो हम सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार के जो प्रमुख पठार हैं उनकी बात करें तो इसमें मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, दंडकारी पठार है, शिलांग का पठार है, दक्कन का पठार है। अगर हम इन पठारों को अगर मानचित्र में अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि 3 नंबर पे मालवा का पठार है, 4 नंबर पे बुंदेलखंड का पठार है, 5 नंबर पर बघेलखंड का पठार है, 6 नंबर पर छोटा नागपुर का पठार है, 7 नंबर पर महाराष्ट्र का पठार है, 8 नंबर पर उसके दक्षिण में कर्नाटक का पठार है, 9 नंबर में तेलंगाना का पठार है। तो इस तरह ये पठारी भाग इसमें विस्तृत हैं। सबसे पहले हम बात करें मालवा का पठार। यह पठार 3 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसकी लंबाई जो है 530 किलोमीटर की है तथा जो चौड़ाई है वो 390 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत का जो ये लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह विस्तृत है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली पर्वतमाला द्वारा, दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी द्वारा तथा पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। मालवा के पठार में 2 प्रकार का उपतंत्र पाया जाता है,
अरब सागर अवतंत्र के अंदर नर्मदा, ताप्ती, माही नदियाँ आती हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं चंबल और बेतवा, उनको सम्मिलित किया जाता है। ये जो मालवा का पठार है, मुख्य रूप से इसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। यह काली मिट्टी से ढका हुआ है। ये लावा निर्मित पठार भी कहा जाता है। तो काले लावा निर्मित होने के कारण से ही ये इस क्षेत्र में काली मिट्टी का जमाव पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 500 से 610 मीटर की है, औसत ऊंचाई जो है। और हम बात करें कि मालवा का पठार जो मुख्य रूप से अरावली व विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का जो पठार है वो उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के बीच में फैला हुआ है। बुंदेलखंड पठार के उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्यन पठार, उत्तर पश्चिम में चंबल नदी तथा दक्षिण पूर्व में पन्ना अजयगढ़ श्रेणी द्वारा सीमांकित है। यह क्षेत्र मुख्यतः रवेदार, आगरे और कायंत्रित शिलाओं से बना हुआ है। यह मुख्य रूप से नीस और ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर और उत्तर पूर्व की तरफ है। यहाँ कम गुणवत्ता का लौह अयस्क प्राप्त होता है। मतलब यहाँ प्राप्त होने वाला जो लौह अयस्क है वो गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं होता। नेक्स्ट बात करें हम बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय अग्रभूमि के मध्यवर्ती भाग के 1,40,172 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अधिकृत किए हुए है। यह एक संक्रमण क्षेत्र है जिसमें विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ समाविष्ट हैं। असमान उच्चावच में युक्त इस क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई 150 मीटर से 1200 मीटर के बीच पाई जाती है। यहाँ की भू आकृति का मुख्य तत्व गंगा मैदान और नर्मदा सोनगढ़ के बीच स्थित विंध्यन बालू का पत्थर के कगारों का पाया जाना है। तो यहाँ मुख्य रूप से बालू का पत्थर बहुत आयत में मिलता है। नेक्स्ट बात करें छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का एक महत्वपूर्ण पठार है। यहाँ खनिजों की भरमार है, इसलिए इसको भारत के खनिजों का अजायब घर या भारत की खनिजों की पेटी भी कहते हैं। छोटा नागपुर के पठार का महाराष्ट्र के नागपुर जिले से कोई संबंध नहीं है। इसका नाम पुराने राजा के नाम पर पड़ा है, अतः कुछ लोग इसे महाराष्ट्र से संबंधित कर लेते हैं। ये महाराष्ट्र से इसका कोई संबंध नहीं है। यह पठार झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला है, मुख्य रूप से झारखंड में और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 87,239 वर्ग किलोमीटर है। मुख्यतः झारखंड के पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, संथाल, परगना, धनबाद, रांची, गुमला, सिंहभूमि जिलों में तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में समाहित होता है। ये इसके अंदर आर्कियन ग्रेनाइट व नीस चट्टानें व धारवाड़ चट्टानों के खंडों से बना हुआ है। ये इस पठार के अंदर रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार सम्मिलित होते हैं। इस पठार की औसत ऊंचाई 700 मीटर है। छोटा नागपुर पठार के अभ्यंतर की बात करें तो इसमें दामोदर, बाराकाट, सुवर्ण रेखा नदी, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट बात करें दंडकारण्य अभ्यारण्य। दंडकारण्य अभ्यारण्य की बात करें तो दंडकारण्य पठार है जो पठारी प्रदेश में ओडिशा के कोरपुट, गालकानगिरी, कालाहांडी व नवपुर जिले, छत्तीसगढ़ के कांकड़, जगदलपुर, दांतेवाड़ा जिले व आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी, विशाखापट्टनम, विजयनगरम व श्रीकाकुलम जिले राज्यों के लगभग 80,278 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। इस प्रदेश का विस्तार पूर्व से पश्चिम 480 किलोमीटर व उत्तर से दक्षिण 320 किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट बात करें शिलांग का पठार, या इसे मेघालय का पठार भी बोलते हैं। यह पठार जो प्रायद्वीपीय पठार है उससे मालदा अंतराल द्वारा अलग है। इसे गारो, राजहरा गैप भी बोलते हैं, क्योंकि इधर की तरफ राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, उधर की तरफ गारो खासी जानती है, तो गारो पहाड़ी तो राजमहल गैप भी बोलते हैं इसे। इसके अंतर्गत गारो खासी जयंतियों को पहाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल 35,291 वर्ग किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 610 से 1,830 मीटर के बीच पाई जाती है। मेघालय पठार गोंडवाना लैंड के विशाल महाद्वीप का ही भाग रहा है, जिसमें प्री कैम्ब्रियन से अभिनव एवं
उप अभिनव कालों के प्रमाण देखे जाते हैं। यह पठार मुख्यतः प्री कैम्ब्रियन कालीन ग्रेनाइट, नीस, ग्रेनुलाइट शिलाओं से निर्मित है। इस पठार में कोयला, लोहे के पत्थर के भंडार उपलब्ध हैं। तो मेघालय का पठार, ये शिलांग का पठार, ये भी एक महत्वपूर्ण पठार है जो थोड़ा दूर है और मालदा अंतराल के द्वारा पृथक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है दक्कन का पठार। भारत का विशालतम पठार है। दक्षिण के 8 राज्यों में फैला हुआ है। इस पठार का आकार त्रिभुजाकार है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। सतपुड़ा और विंध्याचल श्रृंखला इसकी उत्तरी सीमा है एवं पूर्वी और पश्चिमी घाटों द्वारा निर्मित है। यह पठार पुनः 2 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। महाराष्ट्र का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार और कर्नाटक का पठार। सबसे पहले हम बात करें महाराष्ट्र पठार के बारे में, तो महाराष्ट्र पठार जो है इसके अंतर्गत कोंकण तट, सह्याद्री को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। पूर्व में वर्धा वेनगंगा बेसिन और रत्नागिरी के एक छोटे तटीय क्षेत्र को छोड़कर इस प्रदेश के अधिकांश भाग पर दक्कन ट्रैक को बेसाल्ट शैलों की प्रधानता पाई जाती है। उसी कारण से यहाँ पे काली मिट्टी अधिक ताप में पाई जाती है। नंबर 2 है, हमारी बात करें तो आंध्र प्रदेश का पठार। आंध्र प्रदेश का जो पठार है उसे पुनः 2 भागों में बांटा गया है, तेलंगाना का पठार और रायलसीमा का पठार। सबसे पहले हम बात करते हैं तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का जो पठार है ये तेलंगाना राज्य में 1,14,840 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भौमिकीय दृष्टि से यह प्रायद्वीप एक संप्राय क्षेत्र है जो प्री कैम्ब्रियन काल के नीस संश्लिष्ट से बना हुआ है। लावा द्वारा निर्मित होने के कारण इसे लावा का पठार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा रायलसीमा का पठार। जो ये रायलसीमा है ये आर्कियन चट्टानों की अधिकता यहाँ पाई जाती है। रायलसीमा जो पठार है ये भी तेलंगाना में ही स्थित है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और तीसरा हमारा है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार जो है कर्नाटक राज्य के केरल और कर्नाटक में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है 1,83,340 वर्ग किलोमीटर है। भौमिक दृष्टि से यह अत्यंत जटिल क्षेत्र है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर के बीच पाई जाती है। इसे 3 उप विभागों में भी बांटा गया है। बाद में मालनाड, उत्तरी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि के रूप में इसे विभाजित किया जाता है। धन्यवाद। मेरे और वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।